दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के सामने उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में स्थित ईडीएम मॉल काफी समय से विवादों के घेरे में है। मॉल के मालिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय थाना कौशाम्बी में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। आरोप है कि उपरोक्त मॉल के मालिकों ने बदमाशी के बल पर और अपनी मनमानी करके मॉल के अंदर चल रही कई दुकानों के दुकानदारों के साथ धोखाधड़ी की है। मामला कोरोना के समय लगे लॉकडाउन का है। पीड़ित व्यक्तियों में से एक नरेश जैन नाम के व्यक्ति हैं, जो ईडीएम मॉल में लिथाई नाम से अपना हेल्थ क्लब चला रहे थे। नरेश जैन ने ईडीएम मॉल के मालिकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन लोगों ने गैर कानूनी रूप से नरेश जैन के हेल्थ क्लब के ताले तोड़कर दुकान के अंदर से लाखों रुपए कीमत का सामान निकालकर बेच दिया और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इतना ही नहीं, आरोपी अपनी मर्जी से मेंटेनेंस के नाम पर मॉल बंद करके दुकानों का किराया भी मांगते रहे। वहीं दूसरी ओर नरेश जैन मॉल मालिकों से हेल्थ क्लब खोलने की गुजारिश करते रहे, लेकिन उन्हें हर बार मना किया गया। जब उन्हें किसी गड़बड़ी की आशंका हुई तो उन्होंने मॉल के मालिकों और मैनेजरों को एक लीगल नोटिस भिजवाया, जिसके जवाब से नरेश जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको पता लगा कि ईडीएम मॉल के मालिकों ने उनकी दुकान में रखे उनके लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, लाखों रुपए का चूना लगा दिया। नरेश जैन 2 साल तक न्याय के लिए दर-दर भटकते रहे। उस समय उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई। उनका कहना है कि ईडीएम मॉल के रसूखदार मालिकों ने प्रशासन को खरीद लिया था। पीड़ित नरेश जैन ने अपने साथ हुए अत्याचार और अन्याय को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर जिला गाजियाबाद के डीसीपी ऑफिस और कौशाम्बी थाने के चक्कर लगाए। कहीं भी सुनवाई न होने के बावजूद भी उन्होंने हार तक नहीं मानी और आखिर में वह कथित मॉल के मालिकों के खिलाफ कौशाम्बी थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कराने में सफल हुए। आखिर पूरा मामला क्या है, जानने के लिए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित व्यक्ति नरेश जैन से और जानेंगे आखिर क्यों उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। नरेश कुमार जैन। नरेश जी, एक मामला जो है वो सामने आ रहा है। दरअसल मामला ऐसा है कि ईडीएम मॉल की मनमानी चल रही है। ईडीएम मॉल ने कई दुकानदारों के साथ जो है वो लॉकडाउन में काफी हद तक जो है उनकी दुकानें मेंटेनेंस के नाम पर खत्म कर दी, लेकिन उनमें से आप भी एक हैं। जी हाँ। आपके साथ क्या हुआ था, क्या है वो मामला, वो जरा संक्षिप्त में बताइए। मैडम, ईडीएम मॉल में मेरी नियर अबाउट 3000 स्क्वायर फुट जगह की दुकान, मेरा हेल्थ क्लब, और मेरी तरह वहाँ और भी बहुत दुकानें थी। लॉकडाउन में ये मेंटेनेंस में चले गए, सेकेंड लॉकडाउन में, और इन्होंने वो मॉल को लॉकडाउन में मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दिया। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ सिनेमा हॉल है वो बंद, हल्दीराम है वो बंद, मैगडी है वो बंद, बिग बाजार है वो बंद, वो जितने थे सब बंद थे, क्योंकि ये मेंटेनेंस में चल रहे थे और इन्होंने किसी को एंट्री नहीं लेने दी। 1 मई को लॉकडाउन लगा, ये मेंटेनेंस में गए, इनको करते 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 अक्टूबर गुजर गया। फिर इन्होंने 1-2 दुकानें खोलनी शुरू करी, लेकिन मेरी सेकंड फ्लोर पर दुकान थी जिसका नंबर 42, 48, 49, वो इन्होंने नहीं खोलने दी और अंदर हमें एंट्री भी नहीं लेने दी। दुखी होकर मैंने इनको एक नोटिस दिया कि भाई मेरा लॉस होगा 1 लाख रुपए महीने का और स्टाफ मेरा परेशान है, तो आप मेरे को जल्दी से जल्दी दुकान खोलें। इन्होंने मेरे नोटिस का जवाब दिया कि आप तो अपना सामान ले गए मई में। मैं नोटिस का जवाब देखकर बहुत परेशान हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है, और इन्होंने मेरे से 8 महीने का किराया मांगा, अक्टूबर तक का, जब मैंने नोटिस दिया तब से। आपने अक्टूबर में नोटिस दिया? जी हाँ। अच्छा। जो मेरा नोटिस गया उसका रिप्लाई ये आया। इन्होंने उसका जो रिप्लाई दिया, मैं उस नोटिस का रिप्लाई देने से पहले पुलिस में एक कंप्लेंट लेटर लेके आया कि मेरे नोटिस का ये जवाब आया है और मैं दुकान का सामान नहीं लाया, सब कुछ वही है और ये इन्होंने गलत लिखा है। इनके नोटिस का जवाब मैंने दे दिया कि भाई मैं किराया क्यों दूं जब आप मेंटेनेंस पर गए और हमें आपने खोलने नहीं दिया। अब लॉकडाउन तो था नहीं, वो तो खत्म हो गया था। अब आप मेंटेनेंस चला रहे हैं तो मैं किराया क्यों दूं? आप हमें दुकान खोलने दो, किराया लो, मेंटेनेंस लो। और मेरी तरह सारे बंद थे। धीरे धीरे मैंने खोला, वो मैंने दूसरे नोटिस में सब कुछ लिख दिया
कि ना मैं सामान लेकर गया हूँ, और सामान ले जाऊंगा तो भैया आपके यहाँ कैमरे लगे हैं, आपके यहाँ तो बिना गेट पास के कील नहीं जा सकती, एक कील बाहर नहीं जा सकती गेट पास के। हम काम करते हैं तो उसका वर्क परमिट लेना पड़ता है, एक कुर्सी भी बाहर रिपेयरिंग हो जाएगी तो उसके लिए भी गेट पास बनवाना पड़ता है। तो मेरा माल तो कम से कम 10-15 ट्रक का माल था, तो मैं कैसे रह गया। 3000 स्क्वायर फुट के अंदर मेरा क्लब चलता था, जो एक नाम था ली थाई स्पा एंड हेल्थ क्लब, और सोनाबाद, जकूजी बात, स्टीम बात, जो भी लेटेस्ट 5 स्टार इंटीरियर था। और इन लोगों ने मेरे साथ जो किया वो, मैं तो क्या, मेरी तरह वहां 100 दुकानें इन्होंने तोड़ दी। जो एक बाजार था उसका नाम था हाट बाजार, वो छोटी छोटी दुकान थी, छोटे छोटे लोग थे। इन्होंने इतना नाजायज करा कि भगवान भी सुनेगा तो रो पड़ेगा। आपका लगभग कितने का माल था मेरी दुकान के अंदर 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी इंटीरियर पर, और 10-1 लाख का माल था मेरा। इन्होंने मेरे गोदाम के भी ताले तोड़े, बाहर मेरे 2 गेट थे, दोनों गेट के ताले तोड़े और गोदाम के ताले तोड़े, और मेरा वहां पे इन्होंने सब चोरी कर लिया। नरेश जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, आखिर कितना वक्त लग गया एफआईआर दर्ज कराने में आपको? मैडम, कितने नोटिस आपने लोगों को दिए, और मैडम, लोग हैं जो अभी भी सफर कर रहे हैं इसमें? मैडम, मेरी सुनवाई सीएम ऑफिस तक नहीं हुई। मैंने सीएम ऑफिस में भी कंप्लेंट की, कोई बेनिफिट नहीं मिला। एसएचओ बात ही नहीं करता था और उल्टा बोलता था। ऐसी कौशाम्बी थाना। मैंने फिर एसपी ऑफिस की तरफ मुंह मोड़ा, उन्होंने कहा जी आप हिंडन जाओ। फिर हिंडन हम डीसीपी बन गया एसपी की जगह वहां पे, और मेरे देखते देखते 3 डीसीपी बदल गए, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। मैं लेटर लिख के परेशान हो गया, कंप्लेंट करके, ना पुलिस सुनती थी ना डीसीपी। फिर लकीली एक मेरा काम बना, और पौने 2 साल के बाद मेरी एफआईआर हुई। अब एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, एफआईआर पौने 2 साल के बाद। फिर उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कम से कम 5-6 लेटर मैंने डीसीपी को लिखे कि मेरे एफआईआर पर काम नहीं हो रहा। सर, अगर एफआईआर की बात करें तो कौन कौन सी, क्या लगता है कि कौन कौन सी धारा लगाई गई है ये? मैडम, जो धारा लगाई है इन्होंने सब गलत लगाई है, और जो चार्जशीट बनी है उसमें 120 भी जोड़ दी गई, लेकिन पहले जो धारा है वो भी सब गलत है। जितना बड़ा कांड हुआ है उस हिसाब से इन्होंने 406, 427 और 447 तीनों ऑर्डिनरी धारा लगा दी हैं। पुलिस वाले सब मिले हुए हैं और 100 आदमी परेशान है। पुलिस की हेल्प की वजह से इनकी जीत हो रही है। पैसे के दम पर ये बैठे हुए हैं, दादागिरी करते हैं, और माल इसीलिए इनका फेल होता जा रहा है। यहाँ पर बिग बाजार छोड़ के चला गया, मोड़ छोड़ के चला गया, इस तरह कितने लोग बांध आते हैं और चले जाते हैं। बिंदल आया, नजायज किया इन्होंने, बिंदल सारा माल अनसाइज इन्होंने कवर कर दिया। जो कॉरिडोर थे सारे कवर कर दिए। गवर्नमेंट सो रही है, पैसे खा रहे हैं, डिपार्टमेंट कुछ एक्शन नहीं लेते। हम कंप्लेन कर करके थक गए, लेकिन ये पैसा बांटते हैं, पुलिस हमारी नहीं सुनती, हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब मेरी एफआईआर के खिलाफ ये हाई कोर्ट इलाहाबाद चले गए मेरी एफआईआर को कैश कराने के लिए, लेकिन भगवान का शुक्र है जज साहब बहुत बढ़िया थे जो मेरी एफआईआर कैश नहीं करी, और इनकी एप्लीकेशन जो इन्होंने लगाई थी वो उन्होंने डिसमिस कर दी। सर, इनमें लगभग आपने चिट्ठी कहाँ कहाँ दी, वो कौन कौन से ऐसे विभाग रहे? मैंने इनकी कंप्लेंट जीडीए में करी, कोई सुनवाई नहीं। मैंने इनकी कंप्लेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में करी, कोई सुनवाई नहीं। मैंने इनकी कंप्लेंट जहां कर सकता था करी, लेकिन जो भी आदमी आया इनसे पैसे लेके चला गया। पुलिस इनके घर की है। 100 दुकानदार परेशान, जिन्होंने दुकानें तोड़ दी, दादागिरी करके। किसी के बनते थे 20 लाख रुपए, 5 लाख दे के फैसला करा, उसे डराते थे, हमारा इतना तुम्हारे पे किराया बन गया, इतना हमारा तुम्हारे पे मेंटेनेंस बन गया। जो दुकानों के मालिक थे उन लोगों के साथ भी इन्होंने नाजायज करा, और इनके खिलाफ मेरे अलावा 4 एफआईआर हो चुकी हैं। मेरी मिलाकर 4 एफआईआर हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में भी नहीं हो रही।
और ये कोर्ट भी नहीं जाते, तारीख पे तारीख लग रही है। अब इनकी क्या अप्रोच है, कहते हैं डीएम हमारा है, जज की क्या औकात है हमारे खिलाफ चला जाए, ऐसे ये बोलते हैं। सब इनकी जेब में है, सब पैसे ही बदौलत जीत रहे हैं ये। अभी मॉल की क्या हालत है, और क्या क्या लगता है, मॉल में कुछ बचा है या पूरी तरह से खत्म? नहीं, मॉल तो फेल होता जा रहा है जी, जो बचे हैं वो भी चले जाएंगे। बिग बाजार जैसा चला गया, मॉल जैसे चले गए, और बहुत चले गए ब्रांड। बिंदल आया, बिंदल वापस चला गया, तो कौन रहेगा जब मॉल नहीं चलेगा? इनकी वजह से मॉल में ये हालत है। कहाँ पर सर मॉल, कहाँ पर ये मॉल है? ये इसका नाम है जी ईस्ट दिल्ली मॉल। ये जमुना पार्क का पहला मॉल है, शॉर्ट में नाम होगा EDM। और ये नंबर 1 था, इतना बढ़िया माल चलता था कि होश नहीं था। लेकिन इनकी नियत गलत हो गई, लूटना, दुकानदारों को तंग करना, एक दिन भी पेमेंट लेट हो जाए इलेक्ट्रिक काट देना, फुल दादागिरी चलाते हैं। कौन कौन लोग हैं सर जिनके खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई है? जो बड़े मालिक हैं ललित गुलाटी, उनका लड़का गौरव गुलाटी, एक इनका रिश्तेदार है आशीष गुलाटी, ये 3 डायरेक्टर हैं। एक मैनेजर है जनरल मैनेजर शिवेंद्र सिंह, वो इनका चमचा है, जस्ट लाइक कुत्ते की तरह काम करता है वो। ये जो कहते हैं वो ये नहीं सोचता ये अच्छा कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उसे अपनी अकल नहीं है, वो इनका चमचा है। इलाहाबाद भी गया, मैंने कहा भाई तुम कुछ भी कर लो, जो भगवान करेगा होगा वो। वहां भी भगवान ने हमारा साथ दिया कि मेरी FIR बच गई। मेरी FIR कैसे हो जाती तो मैं भी जीरो हो जाता जी। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है इसमें? कितने लोग को आरोपी बनाया गया? नहीं, मैंने तो जी तीनों मालिक, जनरल मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, प्लस जो मेरा माल निकाला है, तोड़ा है, जो इन्होंने बेचा है, वो मुझे नहीं मालूम। वो ये जब पुलिस डंडा उठाएगी तो ये सब कुछ बताएंगे। पुलिस करे तो पुलिस में बहुत बड़ी पावर है, नहीं करे तो कुछ भी नहीं। और कह रहे कि जांच में जहां मेरा माल गया वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। फिर वो जिसने खरीदा वो भी दोषी है, जिन्होंने निकाला है। जिस माल से एक सुई बाहर नहीं जा सकती बिना गेट के, 15 ट्रक का माल बाहर चला गया। इतना 3000 स्क्वायर फुट का एरिया था मेरा, जिसके अंदर सोनाबाद, जकुजीबाद, स्टीमबाद और बहुत हाई 5 स्टार मेरा इंटीरियर था। क्या नरेश जी, ऐसा आपको लगता है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब आपके ऊपर कोई दबाव आ रहा है इन लोगों का? जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई बहुत ही बाहुबली है, प्रशासन उनकी जेब में रहता है, हाथ में रहता है। दादागिरी तो अब आपके ऊपर दबाव आ रहा है कोई? हाँ, दबाव है, दादागिरी। फोन आते हैं। देखिए अभी एक मेरे दोस्त हैं मुरादाबाद, पहले वो मंत्री थे, उनका फोन आया। मैंने कहा यार मेरा नुकसान हो गया, आपको पता है, आपने भी देखा है। तो ये 2.5 लाख मेरी इनके पास सिक्योरिटी है। जब ये कहते हैं मैं सामान लेगा, तो भैया मैं सिक्योरिटी कैसे नहीं लेके जाता? ये मेरे से 8 लाख समथिंग मांगते हैं किराए का, तो मेरे सिक्योरिटी का तो ये कहीं जिक्र ही नहीं करते। और फिर मैं पैसा क्यों दूं जब इन्होंने माल खुद बंद कराया? 30 अप्रैल तक दुकान खोली है मेरी, शोरूम चला है, तो 30 अप्रैल तक का मैंने किराया दे रखा है, मेंटेनेंस भी दे रखा है, रेंट भी दे रखा है। मेरे पे इनका एक पैसा भी नहीं बनता। आपको डराया जा रहा है क्या? हाँ, मेरे को तो पता नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं डरता नहीं हूँ। मैं लड़ रहा हूँ, 2.25 साल में मेरी FIR हुई है, हिम्मत करके लड़ा हूँ, इलाहाबाद तक लड़ा हूँ इनके साथ। क्या लगता है कि सच के साथ हैं आप? और सच मैं तो भगवान का नाम लेकर चल रहा हूँ जी, और भगवान की वजह से मेरा काम होता जा रहा है। अब इन्होंने मुझे अभी नोटिस दे दिया दोबारा 8 लाख का, मुझे डराने के लिए। मैंने इनको अभी बड़ा भारी नोटिस का जवाब दिया है कि 60 लाख का मेरा FIR लिखा हुआ है, 3 साल मेरे बंद हो गए दुकान को, तो मेरा 36 लाख का वो लॉस है। 1 करोड़ का मैंने अभी नोटिस दिया, दावा डाल रहा हूँ, और मैंने अपनी दुकान इनसे वापस लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने वो दूसरों को किराए पे दे दी, वो मैंने इनसे वापस लेनी है, और भगवान करेगा कोर्ट मेरा साथ देगी। आपका जिसके अंदर हेल्थ क्लब चलता था, वो दुकानें अभी किसी और को किराए पे दी जाती? जी हाँ, वो किराए पे दे दी। कुछ कोई और काम? वो भी भगवान की दया से है, जिसने वहां पर बहुत बड़ा काम करा था, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाया, ऊपर वाले की कृपा से वो भी फेल हो गया, बंद होने की नौबत पर वो बेच रहा है।
क्या लगता है कि ये लोग पैसों के लालच में ऐसा करते हैं कि अगर कोई नई पार्टी आके इन्हें थोड़ा सा ज्यादा किराया दे जी। देती है तो ये पुराने को मतलब दबंगई से बाहर निकाल देते हैं? इनका धर्म पैसा, ईमान पैसा, सब कुछ इनका पैसा है। ये किसी को भी नहीं समझते। एक दिन किराया लेट हो जाए बिजली काट देते हैं, कोई कोऑपरेट नहीं करते। बिग बाजार जैसे कि इन्होंने लाइट काट दी, वो भी छोड़ के चला गया। यहाँ मोर आया, वो भी चला गया। मैं बड़े बड़े लाए, बिंदल आया, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है, वो भी छोड़ के चला गया। मतलब इन लोगों की नीयत खराब है, इसलिए ये माल फेल होता जा रहा है। जो कि माल सबसे बड़ा चलता था, सबसे पहला माल। अभी आप क्या चाहते हैं सर? मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जी, भगवान की दया से मेरी एफआईआर बच गई। अब एफआईआर कोर्ट में चली गई है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है केस, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये आज तक तारीख पर नहीं गए। समन जाता है, पुलिस को पैसे देकर वापस भेज देते हैं। इन्होंने आज तक समन नहीं लिया, कोर्ट में आज तक हाजिर नहीं हुए, गिरफ्तारी नहीं हो रही? हाँ, ना इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और ये कहते हैं गवर्नमेंट हमारी जेब में है। प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से हम ये चाहते हैं हमारे काम पे ध्यान दें और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उस पर हमें न्याय दिलवाए। और मेरी तरह बहुत लोग हैं जो पैसे ले गए, जिनको 20 लाख देना था 5 लाख दे गए, इन्होंने मामला निपटाया है, उन सबको बुला के उन सबका पैसा कार्रवाई नहीं की, इनको अरेस्ट करा जाए, इनको सबक दिया जाए, ये पैसे का गुमान इनका तोड़ा जाए। ये कहते हैं डीएम मेरी जेब में, कहते हैं हम जो चाहे कर सकते हैं। तो मेरा तो ये विनती है भाई लोग सुने और इनकी खिल्ली उड़ाए और कार्रवाई गवर्नमेंट करे इनके खिलाफ। अब सीएम को भी मैंने लिखा, सीएम के यहाँ से भी मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली, मेरी एफआईआर नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट बनाई पुलिस वालों ने, तो उन्होंने लिख दिया हम आपकी रिपोर्ट दोबारा चेक करवा देंगे। अच्छा, ये तो नहीं कहा कि हम एफआईआर करवा देंगे, दोबारा चेक, उसका कोई काम थोड़ी होता है। शिकायतें देने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं होता। मैं पौने 2 साल परेशान हूँ जी। मैं सीनियर सिटीजन 78 ईयर ओल्ड, और मैं चक्कर लगा लगा के अपनी लाइफ की बहुत टेंशन पा लिया है। ये 10 करोड़ भी दे तो भी मेरे लिए बेकार है। अब मेरी इच्छा ये है, जो परेशानी मैंने उठाई है वो परेशानी ये उठाए जेल जाके। मुझे इनसे ना फैसला करना है, मैं चाहता हूं इनको जेल हो, सबकी बद्दुआएं लगे। नरेश जी, एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि आपको जो नोटिस दिया गया, मतलब जो आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने सामान निकाल लिया, मई में आपने निकाला, फिर बोला गया अक्टूबर में आपने निकाला, लेकिन उससे क्या ऐसा हुआ कि आप मॉल के अंदर गए हो और आपने देखा है कि मॉल में जो आपका सेंटर चल रहा था हेल्थ क्लब, उसका सामान उसके अंदर ही है और उसका फोटो लगा हुआ है आपके जो आपका जो हेल्थ सेंटर चलता था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, इसमें मैडम मैंने जो फर्स्ट कंप्लेंट दी थी पुलिस को, इनके नोटिस जो आया था कि मई में माल ले गए, तो पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन लिया और मुझे बुलाया और वो मुझे लेकर माल में गए, लेकिन सिक्योरिटी गार्डों ने नहीं जाने दिया। तो मिस्टर विनोद चौकी इंचार्ज एसआई वो नाराज हुए, उन्होंने कहा अपने मालिकों को बुलाओ। तो शिवेंद्रम जनरल मैनेजर डायरेक्टर आशीष गुलाटी नीचे आए और वो मेरा सेंटर खोला गया, अंदर देखा गया सब कुछ सही है। कौन सी टीवी में देखा था? मेरा महीना तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इसके बाद में जब ये लंबा काम चलता रहा तो मुझे ये डाउट हुआ ये जरूर हेराफेरी करेंगे, सबके ताले तोड़ रहे हैं। तो मैं चोरी से गया कैमरा लेके, फोटोग्राफर को लेके, और 31 दिसंबर का जो इन्हें नहीं मालूम है, मैंने उस दिन अखबार, ये है 31 दिसंबर का अखबार, मैंने ये अखबार रख के और खुद खड़े हो गए अपने हाथ में, और मैं फोटोग्राफर लेके गया था, ये फोटो खिंचवाई, क्योंकि मैं इनके ऊपर 156 दिन की तैयारी कर रहा था, कोर्ट का कमीशन नियुक्त करके सर्वे करा रहा था। वो केस भी मेरा तैयार है और वो केस में यूं नहीं कर पाया क्योंकि ये ताले तोड़ चुके थे। मुझे जो पता लगा किसी अज्ञात आदमी से फोन आया, मैं भागा, मैंने देखा तो मैं पागल हो गया कि सब सामान सब कुछ गायब है, वहां तो काम चल रहा है दूसरे आदमी का। तो मैंने वहां पे 100 नंबर पे फोन किया, वहां से गाड़ी आई
उन्होंने मेरे से कहा आप फिक्र मत करो। मैं कहा ये तो मुझे अंदर खड़े भी नहीं होने दे रहे, बाहर निकालने, देखो ना गार्ड मुझे धक्का दे रहे हैं। बोले आप फिक्र नहीं करो, हम आ गए हैं। वो मुझे, उन्होंने मालिकों से क्या बातचीत करी, ऊपर गए तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बैठा के थाने ले गए। थाने वाले बोले भाई इन्होंने कंप्लेंट दे दी, हमने भेज दी वहां पे, क्योंकि मैं पहले आपके ताले टूट चुके थे, ताले टूट गए, वहां से सामान भी गायब हो चुका था। तो मैंने वकील साहब के बैठा था, वहां फोन आया, वकील साहब ने चिट्ठी लिखी, वही चिट्ठी मैंने थाने में जमा कराई और उन्होंने वो चौकी पे भेज दी, मुझे चौकी पे भेज दिया गया। चौकी वाला इंचार्ज कोई और था, पहले वाला नहीं था। वो बोला जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपने नोटिस दे दिया, चिट्ठी दे दिया, जो होगा आपको बता देंगे, आप जाइए। सर लेकिन जैसे कि अच्छा उनका झूठ क्या लगता है आपको कि सामने आ रहा है, उन्होंने मई में बोला आप सामान ले गए, अक्टूबर में बोला आप सामान ले गए, दिसंबर में आपने देखा कि मेरा दिसंबर में सब कुछ था, बिल्कुल सही है। उस दिन भी मैंने फोटो खींचा, इन्होंने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी करी और मैंने इनको कहा भगवान से डरो, लेकिन ये बहुत बेशरम है, पिछले मुकद्दर का खा रहे हैं, पैसे वाले हो गए हैं, किसी को नहीं समझते। आपको जो पता, आपको क्या लगता है कि सामान आपका कब निकाला गया था? वो सामान जो है दिसंबर में तो मेरा था सब सही है, फोटो है, अखबार गलत नहीं हो सकता, तारीख गलत नहीं हो सकती अखबार की, फोटो खिंचा है उस दिन ये रख के। जनवरी के अंदर माल गायब हुआ है और फरवरी में मुझे पता लगा है और मेरा माल इन्होंने बेचा है और बहुत महंगा बेचा है, क्योंकि बहुत माल था। और इन्होंने आज की तारीख में मेरे को जीरो करने के लिए दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन मैं भगवान का नाम लेकर इनसे लड़ रहा हूं। एक सीनियर सिटीजन आदमी 78 साल का धक्के खा रहा है, आज नहीं कल भगवान के घर में इंसाफ होगा। और अब ये कोर्ट में केस है, मैं कोर्ट में उम्मीद करता हूँ मुझे इंसाफ मिलेगा। एडीएम मॉल के मालिकों की गिरफ्तारी कब होगी? आखिर ये लोग अभी तक कैसे बच रहे हैं? इन्हें कौन अब तक बचा रहा है? क्या एडीएम मॉल के मालिकों को प्रशासन का भी डर नहीं है? ये लोग इतने रसूखदार हैं कि इनकी मनमानी के आगे प्रशासन ने भी घुटने टेक रखे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि एडीएम मॉल के मालिक कब तक सलाखों के पीछे जाते हैं। दिल्ली से न्यूज आंखों देखी के लिए संवाददाता चेतना चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।